तो चलिए अमोल जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। सर बताइए, कहाँ पे आपकी नज़र है, कौन से स्टॉक्स बताएंगे आज आप? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एयू बैंक के साथ जाना चाहूंगा। 584 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल कर है 625 के, और स्टॉप लॉस है उसका 570 का। आई थिंक अगर हम ओवरऑल भी सेटअप देखते हैं तो एक कंसोलिडेट फॉर्मेशन के बाद अभी भी एक बाउंड्रीज में चल रहा है, और आज भी उतनी गिरावट नहीं है। हालांकि मार्केट में ऊपरी लेवल पे काफी दबाव देखने को मिला है अपने को। तो मुझे लगता है ये एक रेंज से अगर बाहर निकलता है तो एक प्रॉमिसिंग अपट्रेंड रैली आने के चांसेस आईयू बैंक में दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं ब्रिटानिया के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी है, 4870 के आसपास चल रहा है, तो 5070 एक पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं, और 4780 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। कंसोलिडेट हो रहा है एक एक बाउंस बैक के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। आई थिंक लार्जर पैटर्न अगर हम देखते तो भी हायर बॉटम मेंटेन रखा है स्टॉक ने। मार्केट में अगर बाउंस बैक आता है तो ये भी स्टॉक कंट्रीब्यूट करने के चांसेस चार्ट पे दिख गया है। चलिए अब अमित जी की भी कॉल ले लेते हैं। अमित जी बताइए, आप क्या रणनीति लेकर आ रहे हैं? मेरा जो पहला रिकमेंडेशन रहेगा वो सेल साइड पे रहेगा, वो है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में हम देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यूसली अपसाइड के लेवल से एक सेलिंग बनी हुई है। वॉल्यूम के साथ एक काउंटर में एक सेलिंग बनते हुए देखने मिल रहा है। मेजर एवरेजेस के नीचे यहाँ से ब्रेकडाउन आते हुए देखने मिल रहा है। साथ ही साथ हम देखें तो वीकली और मंथली सपोर्ट्स भी जो होते हैं उसका भी ब्रेकडाउन आते हुए देखने मिल रहा है। सो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में काउंटर में और यहाँ से गिरावट बढ़ती हुई देखने मिल सकती है। तो यहाँ से जो हिसाब से हम देखें, यहाँ से लेवल्स में मॉडिफाई करूंगा यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं तो एक फॉल पिछले 5-10 मिनट के अंदर और बढ़ते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। 560 का स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड में 520 का टारगेट से रहेंगे। जो सेकंड कॉल है वो है बाई साइड है, वो है नवीन फ्लोरो। नवीन फ्लोरो में हम देखें तो पिछले हफ्ते ये दो काउंटर थे, नवीन फ्लोरो और एसआरएफ, ये दोनों काउंटर में एक अच्छी खासी तेजी बनी थी। उसके बाद काउंटर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज में चलते हुए देखने मिल रहा है। आज के सेशन में हम देख रहे थे वापस एक बाइंग मोमेंटम में काउंटर में बनते हुए देखने मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है काउंटर जैसे ही अपसाइड में 3700 के ऊपर निकल रहा है, एक मोमेंटम वापस पिकअप हो सकते हैं बाइंग साइड से। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में जो हिसाब से हम देखें तो 3620 का स्टॉप लॉस लगाना है, अपसाइड में 3750 के टारगेट के साथ लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो ये है राय इस वक्त अमित जी की तरफ से आती हुई। और अमोल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और जाहिर सी बात है कि इस बाज़ार में अब चूंकि हम धीरे धीरे ट्रंप के ओथ की तरफ बढ़ेंगे, ऑफिशियली तमाम चीज़ें सामने आएंगी, तो ज़रा आईटी पर ही फोकस करते हैं। बताइए क्या रणनीति लेकर चली जाए? जो ब्रोकरेजेस रिपोर्ट हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आईटी में एक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। तमाम जो दिग्गज मिड कैप स्टॉक हैं उनमें भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो आईटी सेक्टर में क्या पसंद आ रहा है आपको? अमोल, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अमोल, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, नहीं, मेरी आवाज शायद थोड़ा सा सुनाई नहीं। जी जी, आईटी सेक्टर पे राय दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको। और जाहिर सी बात है पॉजिटिव ब्रोकरेजेस रिपोर्टेड जो आई हैं वो अपने आप में एक कैटलिस्ट का काम कर रही हैं। जी, आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एक टीसीएस ने एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया था। उसके बाद कल का अगर हम दिन देखते हैं तो एक दबाव देखने को मिला था, और कल एक मेटल इंडेक्स में अगर हम देखते हैं तो वहां पे एक रिवर्सल आया था। मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। हालांकि लेवल्स अभी इतने खराब हुए नहीं है आईटी स्टॉक्स में, बट जिस तरीके से मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट है और आईटी स्टॉक्स थोड़े से अभी अपने जो करेक्शंस थे वो एक्सटेंड करते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। अगर लेवल के बारे में देखते हैं तो टेक महिंद्रा एक अच्छे लेवल पे डबल बॉटम फॉर्मेशन पे है, वहां पे अगर मोमेंटम बढ़ता है तो पॉजिटिव साइड की एक्टिविटी जरूर बढ़ने के चांसेस अभी तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ये है रणनीति चुनिंदा आईटी स्टॉक पर जो अमोल जी की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। रुकेंगे एक छोटे से वजह से, चलता और गिरता है, अक्सर ये होता है। जरा उस दिग्गज की बात कर लेते हैं, रिलायंस। जी हाँ, आज 1% से ज़्यादा की तेज़ी। और कल जो है वो नतीजे अपनी तिमाही के जारी करेगी कंपनी, तो उस पर भी नज़र रहेगी। और वरुण हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। वरुण, आपने इन मतलब रिलायंस के बारे में हम क्या ही बात करें। जाहिर सी बात है कि नतीजों को लेकर बहुत सारे जो डेटा है उन पर निगाह रहती है, आम इन्वेस्टर्स की भी, बाजार की भी, क्योंकि पूरी बाजार की दशा और दिशा ये दिग्गज तय करते हैं। तो क्या कह रहे हैं अनुमान?
तो देखिए अनुमान तो कह रहे हैं कि आपको कुछ बहुत अच्छा देखने नहीं मिलेगा, केवल एक सेगमेंट है इसका और वो है जियो। जियो आउट परफॉर्म करने वाला है इस बार, और जियो का आउट परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ बार से लगातार जारी है, इस बार भी आपको देखने मिलेगा। खासकर आरपू अगर आप देखेंगे तो करीब 6% की बढ़ोतरी होगी, 200 के पार जियो का आरपू जाने वाला है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत ऑयल टू केमिकल कारोबार पहले से दिक्कत थी, वहाँ पे दिक्कत है। पेटकेम दिक्कतें हैं, रिफाइनिंग इस बार सुधरेगा, लेकिन साथ ही साथ एक सेगमेंट जो कि इस कंपनी को इसके पहले लगातार सपोर्ट कर रहा था वो तो रिटेल का सेगमेंट। अब देखिए रिटेल में इस बार अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम फ्लैट ग्रोथ देखने मिलेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहाँ पे ग्रोथ होगी, वो इसके लिए क्योंकि मेजॉरिटी आपके जो त्यौहार थे वो इस बार Q3 में थे, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे ना तो ईयर ऑन ईयर कोई ग्रोथ नहीं है। कुछ बोल रहे 1%, कुछ बोल रहे फ्लैट रहेंगे, कुछ तो ये भी कह रहे कि नेगेटिव ग्रोथ शायद आपको रिटेल में देखने मिल सकती है। तो रिटेल में आप ध्यान रखिएगा, वहाँ शायद थोड़ी बहुत दिक्कत रह सकती है। जियो आउट परफॉर्म करेगा, ऑयल टू केमिकल जो है हमेशा की तरह इस बार भी ठंडा ही रहने वाला है, वहाँ पे कोई उम्मीदें नहीं है। आय कंसोलिडेटेड बेसिस पे 4.5% बढ़ेगी, एबिटा में भी उतनी बढ़ोतरी, मार्जिन्स थोड़े बढ़ सकते हैं 16.9% से बढ़ के 17.2%। वो इसके लिए क्योंकि रिफाइनिंग में सुधार है और जो जीआरएम्स है इस कंपनी के सुधरने वाले हैं इस बार, क्योंकि सिंगापुर जीआरएम्स 38% ऊपर थे और मुनाफा जो है उसमें 10%, 10.5% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कुछ खास नहीं, जियो पे नज़र रखेगा और रिटेल थोड़ा इस बार आपको नेगेटिवली चौंका सकता है। बिल्कुल, तो ये पूरा ब्यौरा जो है वो वरुण ने आपके सामने रखा। और चलिए फटाफट से राय भी ले लेते हैं, नतीजों का तो इंतजार हमें करना ही होगा, लेकिन उसके पहले की रणनीति भी बहुत आवश्यक है। तो अमित जी बताइए, रिलायंस तमाम चीज़ें जो रही हैं उन सब के बीच में क्या रणनीति रखी जाए? क्या नतीजों के इंतजार के बाद रणनीति बनाई जाए या इस तेज़ी को कहीं से जो है इस ट्रेंड की सवारी की जा सकती है? करंटली हम देखें रिलायंस में तो सितंबर से काउंटर कंटिन्यूसली 50 डीएमए के नीचे चलते हुए देखने मिल रहा है। अभी करंटली हम देखें यहाँ से तो वीकली चार्ट और डेली चार्ट में हम देखें तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहा है वो 1265 के लेवल पे देखने मिल रहा है, और वही लेवल पे हम देखें तो 50 डीएमए का भी ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहा है। सो मैं कहूँगा 1265 के ऊपर काउंटर स्टेबल हो रहा है, उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, तब तक वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो ये रणनीति है रिलायंस पे। और प्रशांत इनफैक्ट रिलायंस को अगर आप देखेंगे ना तो अगर खराब नतीजे भी आ गए तो यहाँ से बिगड़ेगा क्या, क्योंकि स्टॉक तो 50 वीक लो पे ही ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, बहुत नीचे 1202 के आसपास 50 वीक लो है और 1250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से लोग काफ़ी कुछ फैक्टर इन कर चुके हैं कि रिलायंस की और पिटाई शायद है। मतलब ऐसे स्टॉक में लो लेवल्स पे, डिप्स पे, करेक्शन में लोग इंतजार करते हैं। हाँ, और ये इंतजार इंतजार करते लंबा हैं। रहता है। लंबा रहता है, इंतजार लंबा चलता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। तो लेट्स सी कैसे आते हैं नतीजे और किस तरह का इम्पैक्ट फिर स्टॉक पे देखने मिलता है।